बी के मनीष, पूर्व शोध सलाहकार नालसार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद। छत्तीसगढ़ आरक्षण विवाद प्रकरण, ऑडियो मैसेज 11। 1 मई 2023 के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संदर्भ में स्पष्टीकरण लेने के लिए पक्षकार विवेक कुमार सिंह की तरफ से जो अंतरिम आवेदन दाखिल किया गया है, उससे बहुत सारे नए सवाल खड़े होते हैं। यह अंतरिम आवेदन अगर संविधानवाद के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत दुखदाई है। इस अंतरिम आवेदन में ये दावा किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई को अपने आदेश में कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं किया था कि शासन को 50% आरक्षण की सीमा लांघने की अनुमति दी जा रही है, जबकि सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की 3 मई के सर्कुलर में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इससे पूर्व की परिपाटी फिर से प्रभावी हो गई है और इसलिए इसे सुधारा जाए। सरगुजा के कुछ जिलों में हाई कोर्ट के 19 सितंबर के फैसले के पहले ज़िला स्तर पर जो आरक्षण था उसका भी जिक्र किया गया है। बहुत आश्चर्य की बात है कि सामान्य वर्ग की ओर से इस बार भी सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई कि छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा 2 आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किए जा चुके हैं। उन पर महामहिम राज्यपाल ने कुछ जानकारियां मांगी हैं, कुछ शंकाओं के बारे में स्पष्टीकरण चाहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन आरक्षण संशोधन विधेयकों का आधार जिस क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को बनाया गया है उसकी रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि उस रिपोर्ट की प्रति कैबिनेट मीटिंग के पहले न तो मंत्रियों को दी गई थी, न तो विधानसभा को दी गई और न ही राज्यपाल को उपलब्ध कराई गई। राज्यपाल के इस बाधक कृत्य तथा कथित बाधक कृत्य के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर में रिट याचिका दायर कर रखी है, जिस पर पेशी दर पेशी बात बढ़ती जा रही है। इसी दरमियान तेलंगाना राज्य शासन ने अपने राज्यपाल के बाधक कृत्यों के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की, जिस पर 4 पेशियां हुईं और उन सभी पेशियों के दरमियान निजी तौर पर मेरे द्वारा शासन को, छत्तीसगढ़ शासन को यह सुझाव दिया गया कि उन्हें भी ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आ जाना चाहिए, लेकिन संभवतः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से अपने आरक्षण संशोधन विधेयकों पर कोई स्पष्टता नहीं आने देना चाहते। इससे ये बात फिर से उभरती है कि क्या मुख्यमंत्री और सामान्य वर्ग के लोग वापस साजिश कर रहे हैं और इस पूरी बहस को 58 बनाम 50 की बहस में फंसाकर 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी आशंका 1 मई की सुनवाई में भी थी। और किसी न किसी तरीके से हमने इस विषय पर जो सामाजिक चर्चा, सार्वजनिक चर्चा चलाई, उससे उस प्रयास में कहीं ना कहीं तकलीफ़ें पैदा हुई और वे लोग उस साजिश में कामयाब नहीं हो सके। ये समझना कठिन है कि आखिर आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर सभी लोग संविधानवाद के मुताबिक काम क्यों नहीं करना चाहते। अपने अपने निजी, संकुचित, सीमित स्वार्थों के साथ काम करने का क्या अर्थ है, यह समझना बहुत कठिन है। जहाँ तक 1 मई के आदेश का सवाल है, यह निश्चित है कि यह आदेश बहुत ही अजीबोगरीब है। इसमें स्पष्टता की बहुत अधिक संभावना है। इसके पैराग्राफ 1 में शासन के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा कि यदि हमें चयन प्रक्रिया, नियुक्तियां और पदोन्नति करने की अनुमति न दी जाए, खास तौर पर इस नज़रिए से कि हाई कोर्ट का फैसला जब आया तब तक कई प्रक्रियाएं अपने किसी न किसी मध्य चरण पर थी, तो जनशक्ति की भारी कमी हो जाएगी। लेकिन इसे जब वापस पैराग्राफ 3 में दर्ज किया गया तो
न्यायालय ने कहा कि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न होने नहीं दे सकते कि राज्य के पास पर्याप्त जनशक्ति न हो जो कि प्रशासन के चलाने में ज़रूरी है। ध्यान रहे कि जनशक्ति शब्द अकेले यदि इस्तेमाल किया जाए तो स्वाभाविक तौर पर उसमें शिक्षण का मामला भी आ जाता है, उसमें एजुकेशनल एडमिशन्स का मामला भी आ जाता है। लेकिन यदि प्रशासन के चलाने के लिए बात की जाए तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें एजुकेशनल एडमिशन्स का मामला नहीं आता है। यह स्पष्टता मांगी जानी चाहिए अन्य लोगों के द्वारा भी, और अब ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ अन्य पक्षकारों की ओर से ये स्पष्टता मांगी जाएगी। इसमें पदोन्नति का जिक्र बेवजह आया है, जैसा कि मैंने अपने पिछले संदेश में भी बताया था कि छत्तीसगढ़ के पदोन्नति का प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख लंबित ही नहीं है। 2 एसएलपीज विजय सिंह कोराम और निरंजन कुमार दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में फाइल ज़रूर की गई थी, लेकिन वे तकरीबन 1.25 साल से रजिस्ट्रार के सामने लंबित हैं, क्योंकि उनमें सभी पक्षकारों को नोटिस सर्व ही नहीं किया गया है। और वे उस समय के एसएलपीज हैं जबकि रिवर्शन का खतरा था, और उनमें यह बात बहुत स्पष्टता से नहीं आई थी कि छत्तीसगढ़ शासन उसके बाद पदोन्नति नियम की नई कंडिका 5 अधिसूचित कर चुका है, जिस पर बाद में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने स्थगन आदेश दे दिया था और अंतिम सुनवाई उसमें काफ़ी समय से लंबित है। इस बिंदु के आ जाने से, पदोन्नति का जिक्र आ जाने से ही 1 मई का आदेश विवादित तो हो ही जाता है और उस पर स्पष्टीकरण की साफ आवश्यकता है। दूसरी बात, यह कहना तो ठीक नहीं ही होगा कि 1 मई के आदेश से छत्तीसगढ़ शासन को नई भर्तियां करने की भी छूट मिल जाती है, क्योंकि खास तौर पर पैराग्राफ 1 में जब ये जिक्र कर दिया गया कि हाईकोर्ट का फैसला आने के समय ही कुछ चयन प्रक्रिया मध्य के चरणों में थी, तो इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि बाद के लिए भी उसे यह सुविधा प्राप्त हो गई है। इन सभी स्पष्टीकरणों के लिए सुप्रीम कोर्ट सबको मिलकर आना चाहिए था। स्वाभाविक तौर पर छत्तीसगढ़ शासन ने माननीय सुप्रीम कोर्ट को भटकाने की कोशिश की है, यहाँ गलत बयानी की है, झूठ बोला है, उनसे तात्विक जानकारी छुपाई है, और यह सब यहाँ रखा जाना चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आदिवासी पक्षकारों को भी अब यह समझ में आना चाहिए कि 32% आरक्षण तो उनका भी अधिकार अब नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि उनकी जनसंख्या ही 30.5% के आसपास है। और वैसे भी आरक्षण पर संविधानवाद के लिहाज से सोचना चाहिए, और अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों का आरक्षण अलग अलग किया ही जाना चाहिए। हमें आरक्षण पर सिर्फ निजी हित, निजी स्वार्थ के नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। ऐसे में 2 बातें और साफ करने की जरूरत हो जाती है। कुछ लोगों ने मेरे स्टेटस को लेकर के सवाल पिछले दिनों में खड़े किए हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस प्रकरण में मेरी स्थिति बहुत साफ, शफाक और आदर्श तो नहीं है, इसलिए क्योंकि एक ओर इसमें मैं कुछ पक्षकारों का कानूनी सलाहकार भी हूं, और दूसरी ओर इस प्रकरण पर मैं एक पब्लिक कमेंटेटर की भूमिका भी निभा रहा हूं। आम तौर पर यह 2 अलग अलग काम एक ही व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते हैं और शायद नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन अपने बचाव में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने कभी भी संविधानवाद से बाहर जाकर कोई बात नहीं की है, और जिन पक्षकारों का मैं सलाहकार हूँ उनको मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं करने दिया है और ऐसी कोई सलाह नहीं दी है जो कि सिर्फ वर्ग हित से संबद्ध हो और वह संविधानवाद के घेरे से बाहर जाती हो। तो ये ठीक है कि मैं आदिवासी पक्षकारों का कानूनी सलाहकार हूं, और मेरी सलाह के अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट में और कुछ प्रकरणों में हाई कोर्ट में प्रकरण दायर किए गए हैं। कोर्ट रूम की रणनीति बनाई गई है, कोर्ट रूम में और कोर्ट रूम के बाहर इस पर अलग अलग कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं इसे इस तरीके से नहीं देखता हूं
कि मैं अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित वर्ग के हितों का विरोधी हूं। उन पक्षकारों को ऐसा लग सकता है, परंतु आरक्षण को लेकर मेरा अपना मत और मेरी स्थिति एक जागरूक भारतीय नागरिक की है, जिसने कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा रखा है। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह भी है कि मेरे अधिवक्ता होने की गलतफहमी कुछ लोगों को रही है। वे सभी लोग जिन्होंने मेरी किताबें पढ़ी हैं या मेरे पुराने लेख पढ़े हों पत्रिकाओं में, वह जानते हैं कि यह बात कभी नहीं छुपाई गई कि अधिवक्ता होना तो दूर, मैं स्नातक भी नहीं हूँ। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर सका था। मैं बीएससी फाइनल ईयर में 1999 में फेल हो गया था और उसके बाद मैंने कभी भी कोई भी फॉर्मल पढ़ाई नहीं की है। ये सिर्फ घटनावश हो गया कि 5वीं अनुसूची पर मेरी रिसर्च की थोड़ी तारीफ हो गई, पहले हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस यतीन्द्र सिंह जी ने और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरएम लोढ़ा ने इसकी काफ़ी तारीफ कर दी। मेरे कुछ भाषण हो गए, कुछ किताबें छप गईं। मुझे लॉ यूनिवर्सिटीज़ में पहले स्टैंड अलोन कोर्सेज पढ़ाने के लिए और फिर कुछ रेगुलर कोर्सेज की क्लासेस लेने के लिए बुला लिया गया, और इस वजह से फिर पुलिस महानिदेशक का सलाहकार होने की वजह से विधिक सलाहकार होने की एक छवि विकसित हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की मेरी क्या समझ है वह तो सुनने पढ़ने वाले बता सकेंगे, या वो लोग बता सकेंगे जो कि इसके लिए मेरे पास आते हैं और इसके लिए मुझे फ़ीस देते हैं या बिना फीस के मुझसे निवेदन करते हैं, जिनमें कई पत्रकार भी शामिल हैं। उन्हें संभवतः इसमें कुछ गुणवत्ता दिखती होगी, इसीलिए मुझसे यह निवेदन किया जाता है, और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जहां तक हो सके निष्पक्ष होकर यह जानकारी, यह राय, निर्देश, सलाह, सुझाव दे सकूं। आखिरी बात ये रह जाती है कि अनारक्षित वर्ग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो पोजीशन ले रखी है और वह जानबूझकर बार बार शासन की गलत बयानी का विरोध करने से खुद को बचा रहे हैं। वह आरक्षण संशोधन विधेयकों के बारे में कुछ नहीं कहते। वह यह बताना नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ का आरक्षण विवाद प्रकरण आरक्षण की 50% सीमा लांघने का विवाद मात्र नहीं है, यह आरक्षण के हितार्थियों के बीच का संघर्ष है। ऐसा लग रहा है कि अनारक्षित वर्ग के लोग किसी भी तरीके से 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर ले आना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि 50% पर किसी भी तरीके से भर्तियां और नियुक्तियां होने लगें। आपको यह समझना होगा कि अब इतनी चेतना आ चुकी है आदिवासी समाज में कि यह अवैध कृत्य चाह कर भी भूपेश बघेल जी लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। यद्यपि कि उन्होंने यह काम सितंबर से हाल तक किया है। आदिवासी समाज को 110 मेडिकल सीटों का नुकसान सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में उन्होंने करके दिखाया। बहुत सारी भर्तियां उन्होंने अवैध 16-20 रोस्टर से करके दिखाई, लेकिन इसे व्यापक स्तर पर किया नहीं जा सकेगा। भूपेश बघेल जी 58% की राहत लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आए थे। उनके बयान से भी साफ है कि उन्हें लगता है कि पूरा न्याय तभी मिलेगा जब 76% के उनके फॉर्मूले पर उन्हें सम्मति मिल जाएगी। वह एक अवैध फॉर्मूला है, वह कभी लागू नहीं होगा। प्रश्न यह नहीं है कि राज्यपाल, तत्कालीन राज्यपाल या वर्तमान राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। यदि सौभाग्य से कल कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन जाए, कांग्रेस का राज्यपाल आ जाए, वह उस पर हस्ताक्षर कर दे, तब भी वह फॉर्मूला नहीं चलेगा। कांग्रेस को भी यह समझने की जरूरत है और भाजपा के ओबीसी नेतृत्व को भी समझने की जरूरत है। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, छत्तीसगढ़ में आरक्षण प्रकरण पार्टियों का विवाद नहीं है, यद्यपि कि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं कर रही हैं, लेकिन निष्पक्ष लोग यह देख सकते हैं कि भाजपा का ओबीसी नेतृत्व और कांग्रेस के मुख्यमंत्री कतई आरक्षण की और सामाजिक न्याय की समझ नहीं रखते हैं और समझ विकसित भी नहीं करना चाहते हैं। समझाए जाने पर समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम हों या भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष अरुण साव हों, मेरे निवेदन करने पर भी उनमें से किसी ने भी मिलने के लिए समय नहीं निकाला।
एक दंगाई मानसिकता छत्तीसगढ़ में विकसित हो गई है। समाज में आग लगाकर ही वोट बटोरने हैं। हम कोई सकारात्मक काम करके समाज के विभिन्न वर्गों में यदि संघर्ष हो रहा है तो उनमें किस तरीके से हम समन्वय बिठाएं, सामंजस्य बिठाएं, शांति का प्रसार करें और कैसे कुछ ऐसी चीज लेकर के आए जो कि दीर्घकालिक हो, जो लंबे समय तक चल सके और जिससे राज्य का भी विकास हो। यह इन दोनों पार्टियों के कम से कम वर्तमान नेतृत्व के तो काम काज में नजर नहीं ही आता है। यदि हमारे सतनामी बंधु या अनुसूचित जाति के कुछ व्यक्ति या संगठन 16% आरक्षण लेने की जिद लिए बैठे हैं तो हमें उनको बिठाकर समझाना होगा कि 16% आपका अधिकार नहीं है, आपको नहीं मिलना चाहिए, आपको आपकी जनसंख्या प्रतिशत से अधिक का आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा, हम नहीं मिलने देंगे। हमें यही बात अन्य पिछड़ा वर्ग को भी समझानी होगी कि एक छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या ही 43% के आसपास पहुंच जाती हो, वहां आपको 27 तो क्या 14% आरक्षण मिलना भी कठिन है। या तो आरक्षण हितार्थियों के सभी प्रवर्ग आपस में बैठकर कोई नया फॉर्मूला विकसित करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भी कुछ कुछ समझौता करें और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें, या तो यह रास्ता संभव है। या मैंने जो फॉर्मूला दिया है बीके मनीष फॉर्मूला, जिसके तहत हम सभी पदों का विभाजन अनुसूचित क्षेत्रों और गैर अनुसूचित क्षेत्रों में कर दें। अनुसूचित क्षेत्रों में हम 50% से अधिक आरक्षण दे सकते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्रों में जनजाति को उनकी जनसंख्या से, उनकी राज्यवार कुल जनसंख्या से काफी कम आरक्षण दिया जा सकता है। हम सभी को खुले मन से कुछ नए उपायों के बारे में सोचना होगा। हम अंधे होकर के इस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं, हम जिद करके इस विषय पर बात नहीं कर सकते हैं। कोई भी नया उपाय सिर्फ इसीलिए नहीं निकला है क्योंकि इन प्रवर्गों की ओर से समझौतावादी कोई बात हो ही नहीं रही है, जिद का ही माहौल बना हुआ है। आखिरी बात यह है कि आदिवासी संगठनों ने जिस तरीके का रुख अपनाया है और वो मोटे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी हितों का विरोध करने के लिए आए हुए हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने जो तर्क दिए हैं उसको वह डिफेंड नहीं कर सकते हैं और सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने से सीधे तौर पर मुंह चुराते हैं। प्रकाश ठाकुर जी भी जब से अपनी नई टीम के साथ आए हैं, 21 अक्टूबर के बाद से किसी भी सुनवाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी कोई भूमिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं रही है। उन्होंने कोई भी नया अंतरिम आवेदन नहीं दिया है। किसी भी सुनवाई में 16 दिसंबर, 16 जनवरी, 21 अप्रैल, 26 अप्रैल, इनमें से किसी भी तारीख की सुनवाई में प्रकाश ठाकुर जी की ओर से किसी भी अधिवक्ता ने न तो मौखिक तौर पर कोई तर्क प्रस्तुत किया और न ही कोई नया लिखित आवेदन प्रस्तुत किया, कोई नई चीज पेश की कि इस पर सुनवाई कर ली जाए या इस पर अंतरिम राहत के लिए कोई प्रयास किया जाए। और यही बात अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक कर्मचारी संघ और सर्व आदिवासी समाज, भारत सिंह गुट और ओरांव प्रगतिशील समाज के लोगों पर, उनकी लीगल टीम पर भी सही ठहरता है। इनकी ओर से भी कोई भी नई बात, कोई भी नया तर्क इन पिछली चार पेशियों में नहीं रखा गया, ना ही इनकी ओर से कोई नया आवेदन, कोई अंतरिम आवेदन दिया गया है। तो अब जबकि ये दिख रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन इनडायरेक्टली अवैध 16, 20, 14 रोस्टर को लाने की कोशिश कर रहा है। ध्यान रहे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की यही रीति नीति रही है, वह ऐसा ही करते हैं। ऐसा ही उन्होंने अपने 2019 के अध्यादेश के बारे में भी किया। एक तरफ अध्यादेश लेकर के आए और एक तरफ अपने मित्र से उसे चुनौती भी दिलवा दी। उसके बाद उन्हें एक महत्वपूर्ण पद भी दे दिया। गुरु घासीदास प्रकरण में भी हमने देखा कि शासन जैसे ही हाई कोर्ट में इस रिट में पराजित हुआ, गुरु घासीदास अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष को उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो
माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चेस बोर्ड पर काले और सफ़ेद दोनों पीसेस से एक ही साथ खेलते हैं, दोनों तरफ से वो ही खेलते हैं और किसी दूसरे को खेलने नहीं देते हैं। तो किसी भी सार्थक चर्चा और सकारात्मक चर्चा, सकारात्मक उपाय में उनकी कोई निष्ठा ही नहीं है। वह अभी भी इस विषय के वैज्ञानिक विधि सम्मत हल को निकालने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है कि 58% आरक्षण तो कंटिन्यू नहीं ही कर सकता है। ये ठीक है कि मराठा आरक्षण प्रकरण में भी हाईकोर्ट का फैसला आने और सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने संविधान पीठ को मामला रेफर किए जाने के बीच जो भी भर्तियां मेडिकल, पीजी और कुछ अन्य जगहों पर हो गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया था। वह 50% की सीमा ब्रीच वहां पर विशिष्ट परिस्थितियों में की गई थी। तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में 50% की सीमा अंतरिम तौर पर ब्रीच की जा सकती है, लांघी जा सकती है, लेकिन यह तब करना बड़ा कठिन है जबकि शासन झूठ कह रहा है कि जनशक्ति की भारी कमी हो रही है। इसलिए क्योंकि शासन जब भी चाहता तो बगैर आरक्षण के भर्ती कर सकता था, और यदि आरक्षण के साथ करना है तो आरक्षण का कोई नया फॉर्मूला विकसित करने की कोशिश कर सकता था, जो कि वह नहीं कर रहा है। तो यह झूठ तो पकड़ा ही जाएगा, यह सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया ही जाएगा, यह सुधार किया ही जाएगा, लेकिन आदिवासी हितों का जो नुकसान सामने दिख रहा है, वो जो साजिश है उसका सामना करना है। आखिर उसके लिए कौन काम करेगा? आदिवासी समाज को यह सोचना होगा, जवाब देना होगा कि यदि बीके मनीष बहुत अयोग्य व्यक्ति भी हैं, तो भी क्या आज हम इस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं किसी और तरीके से, किसी और व्यक्ति के साथ? यदि समाज मिलकर यह तय कर ले कि मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, किसी और को करना चाहिए, यदि आदिवासी समाज एकत्र होकर यह फैसला कर ले कि हम अपनी ऊर्जा, अपना समय एक जगह लगाएंगे, और यदि वह व्यक्ति मेरे सिवा कोई और होता है तो मुझे एक क्षण भी नहीं लगेगा पीछे हटने में, इसलिए क्योंकि हम में से कोई भी व्यक्ति आदिवासी समाज के हित से बड़ा नहीं है। यदि आदिवासी समाज का हित किसी अन्य व्यक्ति के साथ संभव है तो उसी व्यक्ति को हमें पूरा आर्थिक सहयोग करना चाहिए, पूरा मानसिक सहयोग, पूरा भावनात्मक सहयोग देना चाहिए। लेकिन ये हम तब कैसे करेंगे जबकि कोई सार्वजनिक चर्चा के लिए तैयार ही नहीं है। 19 सितंबर से किस किस ने अपने किस किस खातों में कितने कितने पैसे जमा किए, ये तक बताने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट में किन याचिकाओं में आपने कौन से तर्क दिए, उनसे आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यह बताने की तैयारी तो सार्वजनिक तौर पर होनी ही चाहिए। क्या इस सप्ताहांत में, इस शनिवार रविवार, वे सारे लोग जो सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार बनकर आए हैं इसकी शुरुआत करेंगे? क्या वे लोग इस सफाई को देने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने समाज से कितने पैसे जमा किए और समाज के नाम पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या कहा है, उनकी एसएलपीज या इंटरिम एप्लीकेशंस में उन्होंने क्या कहा है, और वह उसे कैसे डिफेंड करेंगे? इस पर क्या अब कोई सफाई आएगी? समाज को यह तय करना होगा। साजिश हो रही है, खतरा सामने है, अभी निर्णय लेना है। आपको भी मिलकर इसके लिए जोर देना चाहिए।